हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि एक हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन है। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा। तो आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की कर रहे हो, ये दोनों में मदद करेंगे। तो इसको लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि आपके कितने जो है आपका स्कोर बन पा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपकी हिंदी पैडागोजी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये क्लास आपको जो है डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 3 बजे की क्लास में हम लोग क्या है प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन, अगर आप ये दो काम मल्टीपल टाइम कर रहे हैं तो आपका 100% पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, और आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे आप सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि बच्चे कोरी स्लेट की भांति हैं और भाषा अधिगम इन कोरे स्लेटों पर जो है भाषिक आदतों की छाप है। यह विचार किसके द्वारा जो है समर्पित है? तो ये जो है यानी कहा जाता है कि बच्चे क्या है कि क्या है कोरे स्लेट है, यानी क्या है वो पूरा प्लेन स्लेट है, जिसमें टीचर जो है भाषा अधिगम इन कोरे स्लेटों पर भाषिक आदतों की छाप डालता है, यानी लर्निंग के माध्यम से जो है बच्चा जो है हर चीजों को सीख पाता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि बच्चा जो है खाली डब्बा है, टीचर उसमें भर देता है, बच्चा खाली प्लेट है जिसमें अधिगम के माध्यम से बच्चा सारी चीजों को सीख रहा होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है यानी ये विचार किसको जो है किसके द्वारा समर्थित है? तो पहला है पियाजे। तो पियाजे जो है वो ये नहीं कहते, पियाजे कहते हैं कि बच्चे क्या है लिटिल साइंटिस्ट हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, और बच्चे क्या हैं सक्रिय होते हैं, बच्चे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, बच्चे जो है गतिविधियां करके एक्टिविटी करके सीख रहे होते हैं, बच्चे जो है अपनी एक समझ बनाते हैं। तो ये पियाजे ये नहीं कहते कि बच्चे क्या है खाली प्लेट है और टीचर के द्वारा या फिर लर्निंग के द्वारा जो है बच्चे चीजों को सीख रहे होते हैं। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पियाजे क्या मानते हैं कि बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे अपना अनुभव लेकर के विद्यालय आते हैं। वाइगोस्की भी ये जो है नहीं कहते हैं कि जो है बच्चे आज की डेट में क्या है खाली प्लेट हैं, लर्निंग के द्वारा बच्चे सब सारी चीजें जो है सीख रहे होते हैं। क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे क्या है, अगर बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, बच्चे लोगों से मतलब बच्चे समाज में लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, तो बेहतर सीखेंगे। और ये भी कहते हैं कि बच्चे समाज में रह करके बेहतर सीख रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा प्राइवेट स्पीच, जो कि प्राइवेट स्पीच में बच्चा क्या खुद से बात कर रहा होता है, और खुद से बात कर करके वो काम भी कर रहा होता है, खुद को डायरेक्शन भी दे रहा होता है, खुद के जो है थॉट को विनियमित भी कर रहा होता है। तो वाइगोस्की भी नहीं कहते, क्योंकि इन्होंने क्या माना अपनी थ्योरी में, कल्चर, सोशल और समाज को इन्होंने यानी कल्चर मतलब सोशल कल्चर अप्रोच इनकी थ्योरी है। तो इन्होंने अपनी मतलब थ्योरी में समाज को, संस्कृत को और भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। तो ये भी आपका नहीं होगा। नॉम चॉम्स्की जो कहते हैं कि भाषा जो है यानी बच्चे जो होते हैं जन्मजात क्षमता लेकर के पैदा होते हैं कि लैंग्वेज सीखने की। तो यानी हर व्यक्ति में क्या होती है, जन्मजात क्षमता पाई जाती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बात कही जा रही बच्चे क्या है खाली प्लेट हैं। अगर बच्चे जन्मजात क्षमता रखते हैं लैंग्वेज एक्वायर करने की, तो वो खाली प्लेट तो होंगे नहीं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे का जो है एलईडी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो हर चीज को, हर लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर रहे होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। एज क्या है 5 साल। तो लास्ट ऑप्शन आपका बच रहा है 4, जो कि स्किनर है। तो स्किनर ही कहते हैं कि बच्चे क्या है खाली स्लेट हैं, यानी कोरी स्लेट है, जिसमें क्या है अधिगम द्वारा इन कोरे स्लेटों पर भाषिक आदतों की छाप पड़ती है। यानी बच्चे, स्किनर ये भी कहते हैं कि बच्चे क्या है अनुकरण करके चीजों को सीख रहे होते हैं, यानी कॉपी करके बच्चे जो है लर्निंग अपनी कर रहे होते हैं, और कॉपी करके वो चीजों को सीख रहे होते हैं। आंसर आपका 4 सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नए पैटर्न से क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसा क्वेश्चन रेयर ही कभी पूछता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से हो सकता है ये पूछ लिया जाए। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन सा मानक जो है अनुच्छेद लेखन के आकलन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि मानक अनुच्छेद जो है लेखन,
उसका अगर आपको असेसमेंट करना है तो कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें से महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला है इसमें बात कही गई है कि टॉपिक वाला वाक्य या फिर अनुच्छेद को विस्तार देने वाले तत्व या फिर सुंदर हस्तलेख या फिर संबंधता। तो बात कही जा रही है अनुच्छेद यानी अनुच्छेद लेखन का अगर आप आकलन करना चाह रहे हैं तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आप सुंदर हस्तलेख पर महत्वपूर्ण यानी सुंदर हस्तलेख पर आप ज्यादा जो है फोकस नहीं करेंगे कि बच्चा जो है सुंदर सुंदर लिख रहा है कि नहीं, बल्कि ये देखना है कि टॉपिक वाला वाक्य है, बच्चा जो चीजों को लिख रहा है क्या वो चीजें कनेक्ट हो पा रही हैं एक दूसरे से, नहीं हो पा रही, उसका कोई अर्थ निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। बल्कि ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा कि बच्चा अच्छे से लिखे, अच्छा देखने में अट्रैक्टिव लगे, तो आपका सेकेंडरी हो जाता है। पहले बच्चा एटलीस्ट छोटा का मतलब का खागा लिख तो सही पा रहा है कि नहीं पा रहा, वो वर्ड मिला करके सेंटेंस बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। लेकिन सुंदर जो हस्तलेख होता है ये आपका सेकंड होगा। तो इसमें आपका जो महत्वपूर्ण नहीं है वो आपका थर्ड ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन सही हैं, तो आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बात कही गई है कि पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों को समझने के लिए अध्यापक पहले उन शब्दों का जो है मातृभाषा में अनुवाद करती है। यानी कि एक टीचर है क्या कर रही, कठिन शब्द जो आ रहे हैं लर्निंग के दौरान, जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनको क्या कर रही है, मातृभाषा में ट्रांसलेट कर रही है। ठीक है, फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहती है, क्योंकि क्या मातृभाषा में अगर वो ट्रांसलेट कर देगी तो बच्चों को लर्निंग करने में इजी रहेगा। तो वो क्या कहती है, बाद में बच्चों को याद करने के लिए कहती है। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि होगा, या फिर प्रत्यक्ष विधि होगा, या फिर संरचनात्मक उपागम होगा, या फिर आपका संप्रेषणात्मक उपागम होगा। तो संप्रेषणात्मक उपागम में क्या होता है, क्लासरूम में बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, बच्चे और टीचर मिल करके क्या है आपस में डिस्कशन स्टार्ट होता है, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो संप्रेषणात्मक आपका उपागम नहीं होगा। संरचनात्मक यानी कि बच्चा क्या है, संरचनात्मक, बच्चा कुछ नया क्रिएट कर रहा है, बच्चा कुछ एक्टिविटी करके वो चीजों को सीख रहा है। तो यहाँ पर कोई बच्चा ना तो कुछ क्रिएट कर रहा है और ना ही कुछ नई चीजें सीख रहा है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि टीचर के द्वारा जो लर्निंग करवाई जा रही है वहां पे कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जो बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो टीचर क्या कर रही है, उनको जो उनकी मदर टंग है उसमें जो है ट्रांसलेट कर रही है, अनुवाद कर रही है। उसके बाद बच्चों से कहती है कि आप इसको याद कर लो। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन। प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि होती है जिसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा हो, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट एक्टिविटियां नहीं हो रही हैं। आंसर आपका फर्स्ट होगा। जहां पर भी अगर ये कह दिया जाए कि आप मतलब कोई टॉपिक या कोई वर्ड या कोई शब्द को ट्रांसलेट किया जा रहा है मदर टंग में, तो आपका हमेशा क्या होगा, व्याकरण अनुवाद विधि होगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ भी सकता है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो व्याकरण अनुवाद विधि आपका हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण अनुवाद जो विधि होती है इसकी आप इसको इसकी मदद टीचर कब लेता है, जब बच्चों को दूसरी लैंग्वेज सिखानी होती है। क्योंकि व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चे की जो मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलिए कोई बच्चा है जिसकी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, और वो उसको क्या उसकी मदर टंग हिंदी है तो वो तो बेस्ट है, हिंदी में उसको अच्छी खासी आ रही है, लेकिन उसको सीखना है इंग्लिश। ठीक है, उसको क्या है, सीखना है इंग्लिश, इंग्लिश उसकी अच्छी नहीं है। अब क्या करना है, टीचर क्या करेगा कि जो उसको दूसरी लैंग्वेज सिखाएगा जो कि इंग्लिश है, तो ट्रांसलेट किस में पहले करेगा, हिंदी में करेगा, क्योंकि बच्चा क्या है चीजों को कनेक्ट किस में कर पा रहा है, हिंदी में कर पा रहा है। तो जो आपकी मदर टंग होती है उसको आधार बना करके दूसरी लैंग्वेज सीखी जा रही होती है। तो जो लैंग्वेज आप दूसरी सीख रहे होते हो उसको क्या ट्रांसलेट करना पड़ता है आपकी मदर टंग में, जो भी आपकी मदर टंग रही हो। तो ये किसके थ्रू होगा, इसमें कौन सी विधि फॉलो की जा रही है, व्याकरण अनुवाद विधि आपकी जो है फॉलो की जा रही है। क्योंकि ट्रांसलेट आप करेंगे तो व्याकरण के जो रूल है उनको क्या है आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या है मदर टंग का प्रयोग करना पड़ेगा, उसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो कौन सी विधि हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें बात कही गई कि ध्वन्यात्मक जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं, यानी ध्वन्यात्मक जागरूकता जो है उसके कौन से 3 चरण दिए गए हैं। पहला है अक्षर, शब्द और वाक्य, या फिर ध्वनि, स्वरमान या फिर तान, या फिर अक्षर तुकबंदी या फिर स्वनिम, या फिर गहराई, गति या फिर लय। तो बात कही जा रही आपकी ध्वन्यात्मक जागरूकता के 3 चरण कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि क्या है अक्षर, पहले बच्चों को अक्षर समझ में आए। तुकबंदी यानी बच्चा जो है शब्दों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। स्वनिम ये आपके क्या हो जाते हैं, ध्वन्यात्मक जागरूकता के 3 चरण जो है हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर आपका थर्ड ऑप्शन मच बेटर है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है तो ये भी ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं मैं आपको बीच में बता देती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं और जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बात कही गई है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ के सारांश पर आधारित एक कार्यपत्रक देती है, ठीक है, जिसमें हर 5वें शब्द को हटा दिया जाता है। यानी कि ये क्या कर रही है टीचर, पढ़ाए गए पाठ के सारांश पर आधारित एक कार्यपत्रक दे रही है बच्चे को, जिसमें से वो क्या करती 5वें शब्द को हटा देती हैं। हर लाइन में क्या कर रही है, 5वें शब्द को हटा दे रही हैं। वह विद्यार्थियों को उस हटाए गए शब्द को सोचकर वहां लिखने के लिए कहती हैं। इस प्रकार का परीक्षण क्या कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए बच्चा लिख रहा है, लास्ट का वर्ड हटा दिया गया, ठीक है, फिर आपने लिखा, फिर आपने लास्ट का वर्ड हटा दिया, फिर आपने लिखा, लास्ट का वर्ड आपने हटा दिया। तो आपको क्या है, बच्चे से आप कह रहे हैं कि लास्ट का वर्ड भी आप सोच समझ करके इसमें फिल करिए, यानी कंप्लीट करिए। तो बच्चा क्या है इसमें तर्क वितर्क करेगा, बच्चा समझेगा कि हाँ इसके अंतर्गत क्या होगा, क्योंकि पहले जो है सारांश पढ़ाया जा चुका है। तो अगर बच्चे ने सारांश को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसी पर आधारित कार्यपत्रक भी दिया जा रहा है, तो क्या है बच्चा अच्छे से चीजों को समझ पाएगा, बच्चा तर्क वितर्क कर पाएगा। तो आंसर इसमें क्या है, यानी क्लोज टेस्ट है ये, या फिर यानी ये जो परीक्षण हो रहा है इसको क्या कहा जाएगा, तो क्लोज टेस्ट कहा जाएगा, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कहा जाएगा, या फिर सारांश की पूर्ति कहेंगे, या फिर लिखित परीक्षा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि क्लोज टेस्ट होगा। जहां पर भी एक शब्द को हटा दिया जा रहा हो और फिर बच्चे से कहा जा रहा हो कि आप इसको फिल करिए, तो हमेशा वहां पे क्लोज टेस्ट होगा। क्वेश्चन घुमाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में दिया है सारांश की पूर्ति करें या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें क्या है, कभी कभी ये फील होगा कि ये शायद सेकंड हो सकता है या फिर थर्ड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात सारांश की जा रही है। लेकिन क्या है कि जब कभी अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जहां पे एक वर्ड हटा करके बच्चे से कहा जाए कि आप फिल करिए, तो वहां पर आपका क्लोज टेस्ट होगा, यानी कि क्लोज परीक्षण जो किया जा रहा होता है। तो कौन सा परीक्षण हो रहा है, क्लोज टेस्ट है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखित परीक्षा की यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें बात कही गई है कि पठन के बारे में कौन सा जो है कथन सही नहीं है, यानी कि जो आपको रीडिंग करनी है उसके बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला है पठन का तात्पर्य जो है शब्दों को ध्वनि देना और है डिकोड करना, या फिर पठन जो है रचनात्मक, या फिर पठन किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ाने, ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया है, या फिर पठन या समझाने की क्षमता है कि रचनाकार क्या जो है संप्रेषित करना चाहते हैं। तो बात कही जा रही कौन सा नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन का आपको क्या है निगेटिव आंसर जो है देना है। तो बात इसमें कही जा रही कि पठन या समझाते हैं कि रचनाकार जो है, जो रचनाएं बनाते हैं, जो रचनाएं लिखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, वो क्या संप्रेषित करना चाहते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि क्या है अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, आप कोई कहानी अगर पढ़ रहे हो, कोई घटनाएं पढ़ रही हैं, आप पढ़ रहे हो, तो उसके अंतर्गत आपको पता चल रहा होता है। जैसे कि जूठन है, जो आत्मकथा है, उसमें आपको पता चलता है कि हाँ इसमें कौन कौन सी बात कही गई और रचनाकार क्या जो है संबोधित करना चाह रहा है, क्या नॉलेज देना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि अशोक के फूल है,
तो वो कहानी है एक, उसमें पता चलता है कि हाँ जो इसके राइटर हैं वो क्या संबोधित करना चाह रहे हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। पठन जो है किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ने, ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया, ये भी बात सही है, क्योंकि आप किसी थ्योरी को या फिर किसी रचना को या फिर कोई कहानी को या फिर कोई टॉपिक को आप जब पढ़ते हो तो उसको ग्रहण भी करते हो और ग्रहण करके आप उसको समझते भी हो। तो ये किसके द्वारा हो पा रहा है? आपके लर्निंग के ही द्वारा हो पा रहा है। यानी आप जब पढ़ रहे हो तभी चीजों को आप समझ पा रहे हो, तभी चीजों को आप ग्रहण करते हो, तभी आप चीजों को समझ पा रहे हो। तो ये आपका ऑप्शन सही है। पठन रचनात्मक है, ये भी होता है, क्योंकि क्या है, पठन जो होता है वो रचनात्मक होता है, वो क्रिएटिव होता है, क्योंकि पढ़ने के दौरान ही बच्चा जो बहुत सारी एक्टिविटी प्लान करता है, बहुत सारी एक्टिविटी कर भी रहा होता है, बहुत सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व भी होता है। लेकिन निगेटिव जो है इसमें यानी नहीं दिया हुआ है, तो निगेटिव आंसर आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि पठन का तात्पर्य शब्दों को ध्वनि देना और डिकोड करना, ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डिकोड करना ये आपका गलत है। आंसर आपका जो है फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का हमको निगेटिव आंसर देना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बात कही गई है कि भाषा अध्यापक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कहानी में आए मुख्य पात्रों के बारे में जो है आए विशेषण शब्दों की पहचान करने के बारे में कहती है। यानी कि अध्यापक क्या कर रही है, एक कहानी जो है बच्चों के साथ डिस्कस कर रही है, जिसमें से मुख्य पात्र जो हैं, यानी मुख्य जो पात्र होते हैं उन पर क्या है, उनके बारे में आए विशेष यानी विशेषण शब्दों की पहचान करने के लिए कह रही है। यानी जो विशेषण शब्द हैं उनके बारे में जो है पहचान करने के लिए बच्चों से कहती हैं। या पठन गतिविधियां जो है क्या कहलाएंगी? तो पहला है आपका गहन पठन, या फिर आपका विस्तृत पठन, या फिर आपका सरसरी तौर पर पठन, या फिर आपका होगा सहयोगात्मक पठन। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें अगर बात की जाए सहयोगात्मक पठन की, तो यहाँ पे कोई ग्रुप लर्निंग की बात नहीं हो रही। अगर ग्रुप में बच्चा बैठा होता, एक दूसरे की मदद करके सीख रहा होता, तो आपका ग्रुप लर्निंग हो जाता, यानी सहयोगात्मक पठन हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई सहयोगात्मक पठन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि कहानी में जो मुख्य पात्र हैं, पात्र हैं उनके बारे में आए विशेषण जो शब्द हैं, यानी विशेषण जो शब्द हैं, शब्दों की पहचान करने को कह रही है टीचर। तो यहाँ पे ग्रुप लर्निंग जो है नहीं हो रही। सरसरी तौर पर भी आपका पठन नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे ने सरसरी तौर पर जो है समझा चीजों को, तो क्या है, वो नहीं बता पाएगा कि जो है विशेषण शब्द कौन सा है और कौन सा नहीं है। विस्तृत पठन होगा या फिर आपका गहन पठन होगा। तो विस्तृत पठन जब होता है जब आपको किसी घटना के बारे में सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तभी आप उसके बारे में विस्तृत जो है पठन करोगे कि हाँ आखिर ये घटना जो है क्यों घटी, क्या इसका रीजन रहा, कब हुई, कैसे हुई, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे। तो सारी एक्टिविटी यानी आपको समझनी पड़ती है उसके दौरान, तो आपको विस्तृत जो है पठन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपका गहन पठन होगा, क्योंकि जब आप गहराई से समझोगे, आप अच्छे से सारे पॉइंट को समझोगे, गहन पठन करोगे, तब आपको पता चल पाएगा कि मुख्य पात्र जो है उसमें विशेषण शब्द की पहचान आप कर पाओगे। आंसर जो है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सरसरी तौर पर पढ़ना आपका नहीं होगा। सरसरी तौर पर जो आपका हो गया, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप उसमें हेडलाइन जो दी हुई है आपने सरसरी तौर पर पढ़ ली, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, ठीक है, किस बारे में जो हेडलाइन में किस बारे में मेंशन किया गया है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में उच्चारण कौशल के संवर्धन के बारे में सही है, यानी उच्चारण जो है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, विद्यार्थियों को उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए जिससे कि वे बिल्कुल वैसा ही बोलने जैसा कि जो है आपका देशज लोग बोलते हैं। यानी कि बच्चे का आप ऐसे उच्चारण कराना मतलब अभ्यास कराएंगे कि जैसे लोग बोलते हैं बच्चा वैसे ही सेम बोल पाए। या फिर विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि वे दिन में अनेक बार जो शब्दों को दोहराएं। या फिर विद्यार्थियों को अच्छा उच्चारण सीखने के लिए आपको मदद करनी चाहिए। या फिर अध्यापक को ऐसे उच्चारण जो है ड्रिल करवाने चाहिए जिससे कि वे देशज लोगों की भांति जो है उच्चारण करना सीख लें। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है, आपको मदद करनी है। बच्चा उच्चारण अगर अच्छे से नहीं कर पा रहा है, मान के चलिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छे से उच्चारण करना नहीं आ रहा होता, अच्छे से वो नहीं समझ पा रहे होते, हो सकता है कभी कभी उच्चारण आता भी हो, बोल ना पा रहे हो, तो आपको उसमें मदद करनी है। और ये कैसे होगा,
ये होगा लाउड रीडिंग से। लाउड रीडिंग जो होती है आपको 1 to 5 में भी आपने देखा होगा कि ये करवाया जाता है, क्योंकि लाउड रीडिंग क्या होती है, बच्चा क्लासरूम में खड़ा होता है, बुक को लेता है, बच्चा जो है बुक को रीड कर रहा होता है और बाकी बच्चे जो है पीछे से रिपीट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा जो होता है लाउड रीडिंग कर रहा होता है, जो बच्चा खड़ा होकर के, उसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो रही होती। अगर उसको कहीं पे दिक्कत हो रही, कोई वर्ड दिक्कत कर रहा है, उसने कुछ गलत बोल दिया, गलत पढ़ दिया, तो बच्चे भी उसको हेल्प कर रहे होते कि हाँ ये वर्ड ना हो कि ये लिखा है ये होगा। टीचर भी है जो है वहां पे उसको सुधार रहा होता है, टीचर भी वहां पे मदद कर रहा होता है। इससे क्या होता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा होता है कि क्लासरूम में वो खड़े होकर के बोल पा रहा है और साथ ही साथ उसकी रीडिंग भी बेहतर हो रही होती है। तो इसीलिए जो है 5 तक जो है लाउड रीडिंग भी करवाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विद्यार्थियों को आपको मदद करनी पड़ेगी कि जहाँ पे उसको उच्चारण के दौरान जहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, आप उसको जो है मदद देंगे, उसकी हेल्प करेंगे कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे का जो उच्चारण कौशल है वो आपका बेहतर होगा। बच्चा धीरे धीरे गलतियां जो है वो कम करना स्टार्ट कर देगा, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, बच्चा जो है अच्छे से उच्चारण करना सीख जाएगा। पहला जो है ये आपका गलत है, क्योंकि अभ्यास कराना चाहिए आपको, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करानी। आप जो कह रहे हैं बच्चों से आप, मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें बात कही जा रही कि बच्चों को कहना चाहिए कि वे दिन में अनेक बार शब्दों को दोहराएं। तो ये भी नहीं कि बच्चा दिन भर जो है शब्दों को ही रिपीट करता जा रहा है, ये भी आपको नहीं करवाना है। ड्रिल करवानी चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपके ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, बट क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमको पॉजिटिव में आंसर देना था। टीचर अगर बच्चे की मदद कर रहा है उच्चारण में, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है उसको गाइड कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको समझा रहा है, तो बच्चे का क्या है, धीरे धीरे उच्चारण बेहतर हो जाएगा। आंसर आपका थर्ड सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बात कही गई है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को इस विषय पर लिखने के लिए जो है लिखने के लिए कहा गया। आपने अपना जो है जन्मदिन कैसे मनाया। इसके बाद अपने अपने जो है लेखन पर अपने जो है सहपाठियों की प्रतिपुष्टि लेने के लिए कहा गया। इस प्रकार के आकलन को क्या कहा जाएगा। यानी टीचर क्या कह रही है, विद्यार्थियों को एक विषय पर लिखने के लिए कहा, ठीक है, और उसमें यह कहा गया कि आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अपने अपने लेखन पर अपने सहपाठियों से जो प्रतिपुष्टि लेना, कि आपस में जो है फ्रेंड जो है उन्होंने क्या लिखा है उनसे प्रतिपुष्टि आप ले रहे हो कि हाँ ये सही है या ये गलत है। आपने क्या लिखा, दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा है कि तुमने इसमें क्या लिखा। इसमें क्या है, बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ तुमने क्या सही लिखा, अच्छा इसमें ये ना हो क्योंकि ये होना चाहिए था। तो इस प्रकार के आकलन को क्या कहा जाएगा, योगात्मक आकलन है या फिर समूह आकलन है या फिर सहपाठी आकलन है या फिर आपका स्व आकलन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें क्या हो रहा है, योगात्मक आकलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात नहीं की जा रही है कि टीचर जो है बच्चों को नंबर दे रहा है। यहाँ पे तो बात ये हो रही है कि टीचर ने एक टॉपिक दे दिया कि आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। अब बच्चा इस पे लिखता है, फिर सहयोगी जो है यानी जो सहपाठी है उनसे प्रतिपुष्टि ले रहा है। तो इसमें क्या है, नंबर की कोई बात नहीं हो रही, यानी आपका योगात्मक आकलन जो है नहीं होगा। सही आपका समूह आकलन जो है, तो यहाँ पे समूह आकलन की भी बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जो है वो नहीं बने हुए हैं कि हाँ एक ग्रुप बना है, 2 ग्रुप बने, 3 ग्रुप बने हैं, ऐसा भी इसमें नहीं है, क्योंकि सहपाठी जो साथ में पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे आपस में डिस्कस हो रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब बच्चा जो स्व आकलन होगा नहीं, क्योंकि बच्चे खुद से आकलन नहीं कर रहे हैं, अपने जो क्या है सहपाठियों से वो आकलन कर रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि स्व आकलन का मतलब होता है खुद से आकलन करना। अगर यहाँ पे बच्चा खुद से समझ रहा होता, खुद से प्रतिपुष्टि ले रहा होता, तो यहाँ पे आपका स्व आकलन हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आंसर होगा थर्ड, यानी सहपाठी आकलन हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है सहपाठियों यानी अपने फ्रेंड से जो साथ में रीडिंग कर रहे हैं, जो साथ में लर्निंग कर रहे हैं, उनसे जो है प्रतिपुष्टि ले रहा है। आपस में बच्चे क्या है, एक दूसरे से प्रतिपुष्टि ले रहे हैं, तो आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें बात कही गई है कि बोली और लहजे के बारे में क्या सही है। यानी जो बोली होती है, जो बोली जाती है, और आपके जो लहजे होते हैं उनके बारे में क्या सही है। तो पहला है, लहजा प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है। यानी कि मान के चलिए जो आप बोलते हो, तो कभी आप गुस्से में बोल रहे हो, या फिर आप आराम से बोल रहे हो, या फिर आप बहुत रूड होकर के बोल रहे हो,
या फिर आप लैंग्वेज ही अजीब सी बोल रहे हो, तो कभी कभी कहते हैं कौन से लहजे में बात कर रहे हो, यानी कौन से तरीके में आप बात कर रहे हो उसको कहते हैं लहजा। ठीक है, यानी कौन से लहजे में बात हो रही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कौन से तरीके में बात कर रहे हो। जैसे कि बच्चा है, अगर पेरेंट्स से बहुत रूड होकर के बात कर रहा है, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, तो कभी कभी कह देते हैं हाँ कौन से लहजे से बात कर रहे हो, ये कोई तरीका है, यानी कि कौन से तरीके से बात की जाती है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, सीटेट के दौरान लैंग्वेज जो है बहुत घुमाई जाती है। आप देख सकते हैं लहजे, अगर आप नहीं समझ पाए कि लहजे होता क्या है, लहजे का क्या मतलब होता है, तो क्या है यहाँ पर आप घूमते रहेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस के क्वेश्चन से, वहां से आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। पहला ऑप्शन है लहजा का प्रयोग, लहजा प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और बोली इस बात को संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जा रही है। ठीक है, अगला है लहजा बोलचाल वाले उन शब्दों व वाक्यांशों से संबंधित है जिनसे जो है वक्ता की पहचान कर पता चलता है कि बोली इस बात से संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जाती है। अगला है बोली प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और लहजा जो है भाषा बोलने जाने के तरीके से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बोली का प्रयोग किया जा रहा है कि वास्तविक भाषा से संबंधित है, क्योंकि बोली जैसे कि मान के चलिए किसी क्षेत्र में बोली चेंज है, तो वहाँ की लैंग्वेज जो वहाँ इन्वायरमेंट में जैसी लैंग्वेज बोली जा रही होगी वो वहाँ की बोली हो जाएगी। मान के चलिए कुछ ऐसा भी होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चों में मदर टंग तो सेम होगी बट बोलने का तरीका चेंज होगा। तो तरीका चेंज क्यों होता है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा होता है, तो वहाँ की बोली में क्या है डिफरेंस होता है, इस वजह से जो बोली होती है वो चेंज होती है, थोड़ी बहुत उसमें क्या है डिफरेंस पाया जा रहा होता है, तो वास्तविक भाषा से संबंधित होता है। जो उस क्षेत्र में बोली जा रही है भाषा उसको कहते हैं बोली। ठीक है, और लहजा क्या होता है, भाषा बोले जाने के तरीके से संबंधित होता है। बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या है आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लहजे यानी आपके मतलब डेली घर में भी कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि कौन से लहजे से बात कर रहे हो, कौन से तरीके से बात कर रहे हो, तो ये आपका हो जाता है तरीका, यानी कौन से लहजे से बात की जा रही है। ठीक है, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। फोर जो है बोलचाल वाले उन शब्दों और वाक्यांशों से संबंधित है जो अक्सर पहचान परिलक्षित करते हैं और उच्चारण उस तकनीकी शब्दावली से संबंधित है जो लोगों को किसी संदर्भ विशेष में अनुमान, घटनाएं व अवधारणाओं को बताने में मदद करता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, आंसर जो है आपका थर्ड ही ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि क्या है बोली जो वास्तविक भाषा से संबंधित है और आपका लहजा जो तरीका है बोलने का। ठीक है, आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बात कही गई है कि अध्यापक अपने जो है विद्यार्थियों को कुशल जो है वक्ता किस प्रकार से बना सकते हैं, यानी अध्यापक जो है अपने विद्यार्थियों को कुशल वक्ता बनाना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं, यानी बोलने की जो क्षमता होती है। याद की गई कहानियों को सुनने के लिए कहना, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान काम आने वाले कुछ मुख्य वाक्यों को सिखाकर, या फिर कक्षा में अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर देकर, या फिर स्वतंत्र स्वतंत्र परीक्षा के दौरान पूछे जाने वाले अनुच्छेदों को जो है सीखने व बोलने के द्वारा। तो यानी कुशल वक्ता बनाने, यानी बच्चा खुल करके जो है अपनी बात कह पाए, उसको इस लायक बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है थर्ड ऑप्शन होगा कि कक्षा में जो है अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए आप अवसर दे रहे हो। तो बच्चा क्या है, अगर क्लासरूम में आप बच्चे को फुल अवसर दे रहे हो, बच्चे पे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, बच्चे पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल रहे हो, तो बच्चा खुल करके अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। वो जब खुल करके अपने आप के बारे में एक्सप्लेन करेगा धीरे धीरे करके, वो बेहतर बन जाएगा। क्लासरूम में आप खुद के बारे में एक्सप्लेन करेगा, फिर धीरे धीरे कोई कार्यक्रम होंगे उसमें खुद के बारे में बोलना स्टार्ट करेगा, फिर ऐसे ही करके एक दिन क्या है वो बहुत कुशल वक्ता बन जाएगा, जैसे कि जो लेक्चर भाषण वगैरह देते हैं वैसे। ठीक है, आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, विद्यालय से ही हो रही, क्लासरूम से हो रही है। क्योंकि क्लासरूम में अगर बच्चे को मौका दिया जा रहा है बोलने का, वो खड़े होकर के बोल रहा है, अपनी बात कह रहा है, अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, अपने अनुभव बता रहा है, अपनी राय दे रहा है, तो क्या है बच्चा जो है धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा कुशल वक्ता जो है बन पाएगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि मेन जड़ कहाँ है, विद्यालय में, कक्षा में। शुरुआत कहाँ से हो रही है, विद्यालय से ही हो रही है, कक्षा से ही हो रही है। ठीक है, तो हमको अवसर कहाँ से देने हैं, कक्षा से ही स्टार्ट करने हैं।
ये तो नहीं कल को अगर आप विद्यालय में कक्षा में बच्चे को अवसर नहीं दे रहे हैं बोलने को, तो क्या कल वो जाकर के 100 लोगों के बीच लेक्चर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्या उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। स्टार्टिंग कहाँ से होती? कक्षा से ही होती। इसलिए कहा जाता है लाउड रीडिंग करवाइए, बच्चे को खड़े होकर के क्वेश्चन करने के लिए अप्रिशिएट करिए, बच्चे को खुद को अब एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए कि बच्चा हाँ क्लासरूम में खड़ा होकर के खुद को एक्सप्लेन करे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पहले बच्चा क्लास में खुद के बारे में एक्सप्लेन करता है, फिर क्या होता है कि स्कूल के जितने बच्चे होते हैं वो एक जो है एक जगह पे इकट्ठा करके जो है बच्चा उनके सामने लेक्चर दे रहा होता है, उनके सामने खुद को एक्सप्लेन कर रहा होता है, खुद के बारे में बता रहा होता है। तो बच्चे में क्या ऐसा क्यों किया जाता है? बच्चे में कॉन्फिडेंस आए कि कल वो क्लासरूम में बोल पा रहा था, आज स्कूल के सारे बच्चों के सामने बोल पा रहा है। कल क्या होगा कि 2 स्कूल के अगर बच्चे एक साथ इंक्लूड किए गए तो भी बच्चा वहाँ पे बोल पाएगा। ऐसे ही करके बच्चा लेक्चर देना स्टार्ट कर देगा। अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो बच्चा उसमें बिना डरे हुए अपनी बात कह पाएगा। आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है। कहानियों को सुनाने के लिए कहना, ये आपका नहीं होगा। सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान काम आने वाले कुछ मुख्य वाक्यों को सिखाना, ये भी आपका नहीं होगा कि मुख्य वाक्य बच्चा सीख लेगा। अगर मुख्य वाक्य भी सीख लेगा, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होता है, बट उन व्यक्तियों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो खुल करके सबके सामने अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाए। नॉलेज होता है बट वो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। क्लासरूम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें नॉलेज है, अच्छे से उनको पता है, लेकिन उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपनी जगह पर खड़े होकर के चीजों को बता पाए। ठीक है। तो हमको क्या है, बच्चे में कॉन्फिडेंस लाना है, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अवसर से आएगा। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परीक्षा के दौरान पूछे जाने वाले अनुच्छेदों को, ये आपका नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 पे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें बात कही गई है चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को मानक पठन परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। यानी चौथी क्लास का बच्चा है, तो पहला है बच्चों से यह कहना कि टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें अपना जो है सर्वोत्तम देना चाहिए, यानी उसमें क्या है 100% वो दे पाए। या फिर चूंकि अधिकांश जो है कक्षा अच्छा कर ही लेंगी, इसलिए कम पठन क्षमता वाले विद्यार्थियों को जो है प्रशिक्षण देना। यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो अच्छे बच्चे हैं अधिकांश मतलब कक्षा अच्छा कर लेंगी, और आपको कम पठन वाले विद्यार्थियों पर आप कम पठन वाले विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं उन विद्यार्थियों का परीक्षण लेंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। और आप बच्चों से ये भी नहीं कह सकते कि टेस्ट महत्वपूर्ण है इसलिए आप उसमें अपना 100% दें। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से जो है मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। तो आंसर आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑफिशियल आंसर की में आपके थर्ड ही मेंशन किया गया है, क्योंकि मानक पर जो है पठन परीक्षा की बात कही जा रही है। तो मिलते जुलते अगर क्वेश्चनों की आप अभ्यास करवा रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा। पहले करवाए गए टेस्ट के सभी प्रश्नों को ज्यों का त्यों याद करवा देना, ये भी आपका नहीं होगा। अगर आप मिलते जुलते उससे रिलेट, कभी अभी आपने देखा होगा कि जब क्लास में टेस्ट वगैरह होते हैं एग्जाम से पहले, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड होते हैं कि थोड़ा बहुत घुमाया होगा, वही क्वेश्चन जो है पेपर में भी आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत क्या है उसमें चेंजमेंट होता है, कभी डिजिट चेंज होगा तो कभी पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा वो चेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या है, वो अभ्यास करवाने के लिए बच्चा जो है वो हाँ चीजों को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो अच्छे से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लेवल का है या नहीं है, तो ये परीक्षण करने के लिए जो है मिलते जुलते क्वेश्चन दिए जाते हैं। आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यों का त्यों आप याद नहीं करवा सकते। ठीक है। और ये भी नहीं कह सकते बच्चों से कि यह जो है टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण, आप उसमें जो है अपना सर्वोत्तम देना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 13, इसमें बात कही गई है कि कक्षा में विद्यार्थियों के योगात्मक आकलन हेतु अपने लिखित कार्यों का पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा गया। जैसे कि जो है आपने लेखन कार्य के कोई सर्वोत्तम 6 नमूने लेना, यह किस प्रकार का आकलन है। यानी कि योगात्मक जो है आकलन हो रहा है, जिसमें एक बच्चे से ये कहा जा रहा है कि अपना पोर्टफोलियो जो है तैयार करने के लिए कहा गया बच्चे से कि पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। जैसे कि जो है अपने लेखन कार्य के कोई 6 उत्तम नमूने आपको उसमें जो है प्रेजेंट करने हैं। तो ये जो आकलन हो रहा है ये कैसा आकलन है, आपका किसी भी काम का नहीं है, या फिर विद्यार्थी अनुकूलन है, या फिर अध्यापक केंद्रित है, या फिर यह आकलन का प्रकार ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है
इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी विद्यार्थी के अनुकूल है, क्योंकि विद्यार्थी जैसे हैं उनके हिसाब से टेस्ट लिया जा रहा है, उनके हिसाब से जो है आकलन किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो के बारे में बात कही जा रही है। फिर बच्चे से ये कहा जा रहा है कि आप अपने लेखन कार्य के कोई 6 नमूने लें, तो बच्चे के अनुसार जो है ये आकलन हो रहा है। तो आंसर क्या है, विद्यार्थी अनुकूलन होगा। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। अध्यापक केंद्रित नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें सेंटर में है। बच्चे से कहा जा रहा है कि आप अपने जो पोर्टफोलियो लिखने जा रहे हैं उसमें से जो आपको 6 नमूने आपको उसमें मेंशन करने हैं, तो इसमें क्या है, सेंटर में क्या है, बच्चा है, ना कि टीचर। तो ये आपका गलत हो जाएगा। या आकलन का प्रकार ही नहीं है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें आकलन हो पा रहा है। ठीक है, किसी भी काम का नहीं है, ये भी कहना गलत होगा कि किसी काम का नहीं, क्योंकि बच्चे इसमें सीख रहे हैं। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक और बचा हुआ है, तो इसको लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। अगला है, भाषा अधिगम के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में कोई भाषा सीख सकता है, हालांकि कम उम्र में जो है सीखना अधिक आसान है। यानी कोई व्यक्ति जो है कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, क्योंकि नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि लैंग्वेज जो है हर व्यक्ति में क्या है, जन्मजात क्षमता पाई जाती है लैंग्वेज को सीखने की। और 5 साल तक बच्चे का एलईडी जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, यानी LAD जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जिसमें बच्चा हर लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा होता है। अगर वो कार्टून भी देख रहा है तो वहां की लैंग्वेज को भी वो बोलेगा, एक्वायर करेगा। अगर घर में जो है 2 लोग बैठ करके बात भी कर रहे हैं, तो बच्चा अगर वहां पे आसपास खेल भी रहा है या फिर कुछ कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो भी वो वहां की लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा होगा, और वो लैंग्वेज वही वर्ड बोल देगा। तो आप सोचोगे हाँ ये बच्चे ने आप कहाँ से सीख लिया, ये वर्ड वहां अच्छा बोला गया तो बच्चे ने नोटिस कर लिया। तो बच्चे का क्या होता है, एलईडी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है 5 साल तक, और हर व्यक्ति में जन्मजात क्षमता पाई जाती है लैंग्वेज एक्वायर करने की। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कोई ट्यूशन तो नहीं जाना पड़ा होगा, नहीं तो कोई आपको कोचिंग करनी पड़ी होगी, ना तो कोई ट्यूशन लेना होगा, ना तो कोई ऑफलाइन कोचिंग, ना कोई ऑनलाइन कोचिंग, आपने नॉर्मल तरीके से अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लिया होगा। तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं क्या, हर व्यक्ति में जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो ये तो स्टेटमेंट आपका ए जो है वो सही है। बी जो है, भाषा अवसर मिलने पर सीखी जा सकती है, यानी जो लैंग्वेज है अगर अवसर दिया जा रहा है बच्चे को, तो बच्चा लैंग्वेज को सीख सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। मान के चलिए अगर छोटा बच्चा है, आप उसको जंगल में छोड़ाते हैं, तो क्या वो लैंग्वेज को सीख पाएगा, जो समाज में लैंग्वेज बोली जा रही है? नहीं सीख पाएगा। वो लैंग्वेज कहाँ की सीखेगा, जो जंगल में लैंग्वेज बोली जा रही है, जो जानवर बोलते हैं वो लैंग्वेज बोलेगा। तो बच्चे को अगर आप अवसर दे रहे हैं, मान के चलिए क्लासरूम में, मतलब घर में बच्चे को आप अवसर नहीं दे रहे, बच्चा जो है चुपचाप एक कमरे में बैठा रहता है दिन भर, ना किसी से बात करना, ना वो किसी के साथ खेलता है, ना किसी से बोलता है, तो और ना ही लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट होगा, तो क्या उसकी लैंग्वेज बेहतर हो पाएगी? नहीं होगी। जो बच्चा जो है संयुक्त परिवार में रह रहा होता है, बड़े फैमिली में रह रहा होता है, जिसमें दादा होते, दादी होती, माँ है, चाचा है, चाचू है, तो उस घर के बच्चे की लैंग्वेज जो है वो काफी डेवलप होगी। और जो बच्चा आप एकांक मतलब जो बच्चा जिसमें कि उसके पेरेंट्स हैं और सिर्फ बच्चा ही है, 3 ही सदस्य हैं, जिसको कहते हैं एकाकी परिवार, तो उसमें क्या है, बच्चे की लैंग्वेज इतनी बहुत अच्छी डेवलप नहीं हुई होगी। जो बच्चा जो समूह संयुक्त परिवार में रह रहा होगा, उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहा होता है। ठीक है, तो बच्चे को अगर भाषा सीखने के अवसर दिए जा रहे हैं, तो बच्चा लैंग्वेज को बहुत अच्छे से एक्वायर करेगा, और कोई भी लैंग्वेज बच्चा सीख सकता है। छोटा है अगर बच्चा, वो कोई भी लैंग्वेज सीख लेगा। अगर आप उसको लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो छोटा बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है। तो आंसर आपका फर्स्ट भी सही है और बी भी सही है। आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी ए और बी क्या है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, आंसर आपका बी है। ए सही ए सही है, बी गलत, ये भी नहीं होगा। बी सही है, ए गलत, ये भी नहीं, दोनों गलत है, ये भी नहीं। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन की थीम पर मानस मंथन करने के लिए कहती है, यानी ब्रेन स्ट्रोम जो होता है वो करने के लिए कह रही है कि आप अपने दिमाग में थिंकिंग लाएं, सोचे समझें। यह युक्ति लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो पहला है लेखन पूर्व है, यानी आप कोई मतलब लिखना चाह रहे हैं, मान के चलिए कोई ऐसे अगर आपको लिखना है,
तो उसके लिए आपको पहले से मतलब अपने दिमाग में तर्क वितर्क करना पड़ रहा होता है, मानस मंथन आपको करना पड़ता है कि हाँ हमको इसके अंतर्गत क्या लिखना है, क्या क्या टाइटल होने चाहिए, कौन सी हेडिंगें बनेंगी, क्या इसके अंतर्गत हम मेंशन करेंगे, कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, कैसे इसका एंड होगा। तो ये सारी जो थिंकिंग है आपके दिमाग में चल रही होती है। तो इसका कौन सा चरण होगा, तो आपका लेखन पूर्व होगा, या फिर समीक्षा करना होगा, या फिर प्रारूपण होगा, या फिर प्रकाशन होगा। तो प्रकाशन, प्रारूपण और समीक्षा ये आपका सेकेंडरी हो जाते हैं, थर्ड हो जाते हैं। फर्स्ट क्या है आपका लेखन पूर्व, क्योंकि लिखने से पहले आप क्या करोगे, ब्रेन स्ट्रोम जो है आप करोगे, यानी मानस मंथन करोगे। क्योंकि लेखन से पहले ही आप तर्क वितर्क करोगे, थिंकिंग करोगे, सोचोगे, समझोगे कि हाँ हमको इसके अंतर्गत क्या जो है क्या मेंशन करना है, क्या लिखना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे इसको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे इसका हम एंड करेंगे। क्योंकि सारा कुछ आपके दिमाग में फीड होगा पहले से, फिर आप उसको नोट डाउन करोगे। क्योंकि अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया बिना मानस मंथन से, यानी ब्रेन स्ट्रोम के बिना ही आपने मतलब ब्रेन स्टॉर्म के बिना ही आपने जो है लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आप समझ ही नहीं पाओगे स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की थी, एंड हमको कहाँ से करना है, कैसे इसको हम घुमाए जो ये एंड हो जाए। तो इस वजह से पहले से ही आपको पूरा जो है प्लान करना पड़ता है, पहले से ही आपको सारी थिंकिंग जो है समझनी पड़ती है। आंसर जो होगा फर्स्ट होगा, यानी लेखन पूर्व आपको मानस मंथन करना पड़ता है। ठीक है, आंसर जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये जो है सेकेंडरी है। तो फ्रेंड्स 50 ही क्वेश्चन थे आज के, तो 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो कमेंट में अपना स्कोर, यानी कि 15 आपके कितने सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट में स्कोर बताइएगा। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे, तो ये डाउट मत रखिएगा कि पेपर 1 एंड के लिए हेल्पफुल है या फिर पेपर 2 के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मैं दोनों के जो है प्रैक्टिस करवाती हूँ, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। हिंदी पेडागोजी सेम है पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, तो इसलिए क्वेश्चन जो है आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि 5 बजे की क्लास में क्या हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज भी क्लासेस आपको मिलती हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप जो है क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।